हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु आईसीएस। माय नेम इज खुशबू एंड आज की क्लास में हम ये कल की एनालिसिस जो है वो आज हो रही है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट, डिले हो गया आज। आप लोग जो है बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि मैम कहाँ है एनालिसिस। यहाँ है एनालिसिस। सो 21 जून का एनालिसिस जो है वो अभी हम कवर करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने जो है लाइव सेशन जरूर देखा होगा, एनसीईआरटी, हाउ यू आर सपोज टू अप्रोच द एनसीईआरटी। सो हियर यू कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। डेमो क्लासेस जो हैं वो अभी चल रही हैं। आज जो डेमो क्लास था दैट वाज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, तो आई होप आप लोगों ने अटेंड किया होगा। एंड इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन एनी ऑफ दीज कोर्सेज, फिलॉसफी जो है ऑप्शनल स्टार्ट हो रहा है 23 जून से। सो इफ यू आर प्लानिंग टू डू फिलॉसफी मतलब एज एन ऑप्शनल आप उसको लेकर के प्रिपेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ जो है इसके बारे में इंक्वायरी कर लीजिए फ्रॉम दीज नंबर्स बाय कॉलिंग ऑन दीज नंबर्स। एंड फिलॉसफी एनरिचमेंट प्रोग्राम भी चल रहा है। इसके अलावा एसए प्रोग्राम इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 24 जून। 25 जून को स्कॉलरशिप टेस्ट है एंड अकॉर्डिंग टू योर स्कोर आपका जो फी है उसमें रिडक्शन होगा। सो प्लीज अपीयर इन दिस वन ऑल्सो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो बाकी कोर्सेज हैं वो स्टार्ट हो रही हैं 26 जून से। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लेंगे वो है कि मतलब नॉट टॉपिक बट ऑब्वियसली द इंटरनेशनल योगा डे है। एंड इस बार का इंटरनेशनल योगा डे का जो थीम था दैट वाज योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। सो दिस वाज द थीम 2023 का योगा। सो आई होप दैट आज का एक टॉपिक ये भी इंक्लूड किया गया है विच इज रिलेटेड टू द हेल्थ। ठीक है, मेंटल हेल्थ से है बेसिकली आपका। तो वो टॉपिक बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, प्लीज उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एंड इन दैट ओनली मेडिटेशन इज समथिंग विच विल बी हेल्पिंग यू आउट। लेट्स चेक दैट वन। बट बिफोर दैट हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो है दिल्ली से रिलेटेड। सो इट इज NCCSA इज सेंटर्स कॉन्स्पिरेसी टू कंट्रोल द दिल्ली बाय स्टेल्थ। CM ने ये बात कही है। तो हमको नहीं फर्क पड़ता है कि CM ने क्या बात कही है। व्हाट वी आर कंसर्न, वी आर कंसर्न अबाउट UPSC कि UPSC जो है उससे रिलेटेड कुछ है कि नहीं यहाँ पर। तो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दैट। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले ये चीज देखा हमने, व्हाट इज दिस, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ये है क्या, ये कब आया, क्यों आया, किसने लाया, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम उसी चीज को जो है पिक करेंगे एंड वी विल गेट टू अंडरस्टैंड इट कि ये चीज है क्या। ठीक है, तो ये जो NCCSA है दिस इज नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। ओके, क्या है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, ये इसका फुल फॉर्म है। नाम से ही पता चल जा रहा है कि दैट दिस इज टॉकिंग अबाउट सिविल सर्विसेज। ओके, ये सिविल सर्विसेज के बारे में एक तरीके से बात कर रहा है। सो दिस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस दैट इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023, ये चीज आई थी एंड उसमें बेसिकली ये NCCSA के को एस्टैब्लिश करने की बात करी गई। अब इसका क्या कॉम्पोजिशन है, क्या ढांचा है, कौन हेड है, कौन किस पोजीशन पे है, क्या इसका काम है, वो सारी चीजें हम एक बार देख लेते हैं इसमें। ओके, सो इसका कॉम्पोजिशन क्या है, तो इसमें जो दिल्ली के CM होंगे, जो भी CM होगा जब भी होगा वो इसका हेड होगा, राइट। इसके अलावा द चीफ सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के जो ये चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी होंगे, ये दूसरे दो मेंबर्स होंगे इसमें, दूसरे दो मेंबर्स इसमें होंगे ये। ठीक है, सो टोटल 3 हो गए। अब इसका फंक्शन क्या है, द वेरी फर्स्ट फंक्शन सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है तो इसका फंक्शन भी उन्हीं से ही रिलेटेड होगा, राइट। टू मेक रेकमेंडेशंस करनी है, किसको करनी है, LG को। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसको रेकमेंडेशन करना है रिलेटेड टू ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस एंड अदर इंसिडेंटल मैटर्स ऑफ ऑल ग्रुप A ऑफिसर्स। जितने भी ग्रुप A ऑफिसर्स हैं
उनसे रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उसके ऊपर किसी भी तरीके का जो रिकमेंडेशन मांगा जाएगा वो रिकमेंडेशन देना। तो ये कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर है? ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस एंड एनीथिंग एल्स। इसके अलावा और भी दूसरी चीज़ें। ग्रुप ए ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ डैनिक्स सर्विंग इन द गवर्नमेंट ऑफ NCTD, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। सो इसके अंदर है। तो ये ग्रुप ए ऑफिसर्स और डैनिक्स क्या है? देखिए, जब भी हम यूपीएससी के प्रेपरेशन करते हैं तो हमारे दिमाग में यही चीज रहता है कि जो लोग भी जिनको नहीं पता है उतनी डिटेलिंग्स, सो दे विल बी थिंकिंग कि जो भी सेलेक्ट हो गया वो IAS हो गया। कितने बार हम लोगों ने, आप लोगों ने ही देखा होगा इस चीज को कि इंटरव्यू आती है, राइट, 900 समथिंग रैंकिंग है एंड उसके नेम के आगे लिखा रहेगा कि दिस पर्सन हैज बिकम एन IAS। जो ये रैंकिंग के साथ जो है IAS बन गए। इतनी रैंकिंग लेकर के कोई IAS नहीं बनता है। ओके, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। एक तो आपका सबसे पहले तो रह जाता है कि आपकी रैंक क्या है, इट इज बिलो 50 और बिलो 100 के अंडर है या फिर 50 के अंडर है। फिर उसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितनी उसमें वैकेंसीज हैं, राइट। अगर सपोज वैकेंसीज ही कम है तो अगर अंडर 50 भी रहेंगे और वैकेंसीज बहुत कम है तो ऑब्वियसली बातें नहीं मिलने वाला है, ठीक है, IAS की जो पोस्ट है। तो बहुत सारी चीजें रहती हैं इस चीज में, राइट। अभी आप लोग ये देख लीजिए कि ये डैनिक्स, ग्रुप ए सर्विसेज एंड ऑल, ये सारी चीजें कौन है। सो सिविल सर्विसेज, ये जो यूपीएससी होता है इसमें 3 तरीके के सर्विसेज होते हैं बेसिकली ऑल इंडिया। एक तो रहता है ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, दूसरा है ग्रुप ए सिविल सर्विसेज, ओके, एंड तीसरा है ग्रुप बी सिविल सर्विसेज, ठीक है। 3 तरीके के होते हैं इसमें। ऑल इंडिया में आता है IAS, ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS एंड IFOS, पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस हो गया, एंड ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया। ये टॉप के 3 रह जाते हैं, ठीक है। एंड इसमें ये जो है ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं, मतलब आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी ऑल इंडिया, राइट। बट नाउ व्हेन इट कम्स टू दी ग्रुप ए सिविल सर्विसेज, ग्रुप ए सिविल सर्विसेज में बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें से कि एक फॉरेन सर्विस भी है। बहुत सारे लोग फॉरेन सर्विस को भी चूज करते हैं, राइट। सो डिप्लोमैट्स ये बाहर चले गए तो ये हो जाते हैं। इसमें इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, सिविल अकाउंट सर्विस, कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, डिफेंस अकाउंट सर्विस, डिफेंस एस्टेट सर्विस, इंफॉर्मेशन सर्विस एंड सो ऑन, बहुत सारी सर्विसेज इसमें आती हैं। ओके, सो टोटल 16 सर्विसेज इसके अंडर आ गया ग्रुप ए सिविल सर्विसेज, राइट। अब आता है ग्रुप बी सिविल सर्विसेज। ग्रुप बी सिविल सर्विसेज में 5 सर्विसेज होती हैं, जिसमें से एक डैनिक्स है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में जो बेसिकली बात यहां पर हो रही है, राइट। ये जो यहां पर ये चीज लिखा हुआ है दैट रिलेटेड टू ग्रुप ए ऑफिसर्स, ग्रुप ए ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ डैनिक्स, जो कि ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में सर्व कर रहे हैं। सो उनके ट्रांसफर, विजिलेंस, पोस्टिंग, उन सारी चीजों से रिलेटेड जो है जो भी डिसीजन, मतलब जो भी रिकमेंडेशन करनी होगी, सो दिस पर्टिकुलर मतलब ये जो है वो बेसिकली लेगा, ठीक है, ये जो है वो लेगा। Now all matters required to be decided by the NCCSA shall be decided by the majority of the votes। अब इसमें ये कह रहा है कि कुछ भी जो डिसीजन लिया जाएगा वो डिसीजन लेंगे मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के बेसिस पे, ओके। जो भी इसके मेंबर्स हैं, प्रेजेंट हैं एंड वोटिंग है, देन उसके अकॉर्डिंग जो है ये लिया जाएगा, क्या कहते हैं, वोटिंग ली जाएगी मेजॉरिटी, एंड उसके अकॉर्डिंग डिसीजन होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है करके। It means that the decision of the elected Chief Minister of Delhi can be overruled by the senior bureaucrats। ऑब्वियसली बात है, अगर ब्यूरोक्रेट्स जो है वो एक तरफ हो लिए, चीफ मिनिस्टर की बात को जो है नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, एंड ये ब्यूरोक्रेट्स जो है उन्होंने बोला कि नहीं हम ये वाला काम करेंगे, प्लान बी हमारा जो है हम उस चीज के साथ जाएंगे, एंड चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं हम प्लान ए की तरफ जाएंगे। अब वोटिंग की बात आई तो ये दोनों ने कहा कि नहीं हम तो प्लान बी के साथ जाएंगे, तो मेजॉरिटी के साथ कहाँ पे चला गया सीन, ऑब्वियसली बात है ये दो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी तरफ चला गया ये, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द इशू। नाउ द रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब इसमें रोल क्या है LG का, इसमें ये आता है कि द ऑर्डिनेंस स्टेटेड दैट द LG विल पास ऑर्डर्स। LG इसमें क्या करेगा,
एलजी को रिकमेंडेशन दिया गया, राइट। एलजी जो है वो ऑर्डर्स को पास करेगा, तो जो भी रिकमेंडेशन दिया जाएगा एनसीसी-एसए के द्वारा, उसको उसने पास करने का काम है कि ठीक है, ओके पास कर दे, तो चलो इसको ठीक है आगे इंप्लीमेंट करना है, जो भी करना है करो। However, LG can ask for the relevant material with regard to officers belonging to All India Services and DANIC serving the Delhi government. They can ask. अगर देखिए, अगर किसी से रिलेटेड किसी तरह कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उसकी भी सुनना जरूरी होता है, वेरी ऑब्वियस है ना। तो इसमें वही बात है कि यहाँ पे जो ऑल इंडिया सर्विसेज और डैनिक्स जो भी दिल्ली गवर्नमेंट के इधर सर्व कर रहे हैं, तो उनसे भी किसी तरीके का अगर रेलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी बात करनी है, तो उनसे पूछा जा सकता है कि हाँ बात बताओ। ओके, सो दे कैन बी आस्क्ड फॉर दैट इन केस द एलजी डिफर्स विद द रिकमेंडेशन। कोई जरूरी नहीं है कि एलजी को लगे कि हाँ भाई तुमने जो कहा है वो एकदम सही है, हम उसी के साथ चलेंगे, तुमने बोल दिया ठीक है हम इसी डायरेक्शन में चलेंगे करके। दिस इज नॉट नेसेसरी, राइट। सो दिस इज वेरी ऑब्वियस कि एलजी जो है वो रिकमेंडेशन को डिफर भी कर सकता है इस चीज से। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, दे मे रिटर्न द रिकमेंडेशन टू द अथॉरिटी फॉर रिकंसिडरेशन। ओके, तो इस केस में क्या करेगा, एलजी जो है अगर डिफर कर रहा है तो वो उसको वापस कर देगा अथॉरिटी को कि भैया इसको दोबारा सा जो है आप रिकंसीडर करिए कि ये जो आप बोल रहे हो वो सही भी है कि नहीं, एक बार फिर से थॉट दे दो, है ना। Now for this reasons will have to be recorded in writing. So it means that LG को writing में basically लिख करके देना होगा कि हाँ भाई अगर मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ आपको फिर से think करने के लिए, उस चीज़ के ऊपर फिर से दोबारा सोचने के लिए, तो it means that these why I am saying, तो ये these are the reasons जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप फिर से इसके बारे में सोचो करके। Right, now as per the ordinance, in case of difference of opinion, the decision of LG shall be final. Whatever the case, but जो भी LG का डिसीजन रहेगा वो फाइनल रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि that there is no specific provision in the ordinance regarding the transfer, posting, discipline, etc. of the group B officers and that of the group C officers. हमने यहाँ पर देखा ना, ग्रुप B भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ग्रुप बी और ग्रुप सी के बारे में तो कुछ खास इसमें, कुछ खास क्या इसके बारे में तो इसमें है ही नहीं कुछ, राइट। सो विच सीम्स टू इंडिकेट दैट द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली वुड कंटिन्यू टू हैव कंट्रोल ओवर दीज ऑफिसर्स। सो जो ग्रुप ए है एंड जो डैनिक्स है बेसिकली, उनसे रिलेटेड जो है ये अथॉरिटी, मतलब इनको जो है वो बनाया गया है। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर वंस एंड व्हाट अबाउट दी ग्रुप सी ऑल्सो। सो उस चीज से रिलेटेड जो है कुछ खास इंफॉर्मेशन इसमें है नहीं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट दी एंजाइटी, जो कि आजकल लोगों में बहुत ज्यादा हो रही है एंड इसमें जो है हम बहुत सारी चीजें इसके अंडर हम देखेंगे एंड देन द ट्रीटमेंट ऑल्सो। ओके, सो एंजाइटी डिसऑर्डर्स एंड इट्स ट्रीटमेंट, द स्टिग्मा रिमेन्स। In India, the problem is that you know that you are facing some kind of issues. आपको जो है लग रहा है कि हाँ कुछ दिक्कत है मेरे में, ओके, तो उस चीज को ओपनली बात नहीं करते हैं। लेकिन फॉरेन में उसी चीज को लेकर के अगर लगेगा तो तुरंत दे विल बी विजिटिंग सम काउंसलर्स एंड ऑल, उनसे जाकर के मिलेंगे, बात करेंगे एंड अकॉर्डिंगली दे विल बी डूइंग जो भी करना है एंड ऑल। लेकिन यहाँ पे एक तरीके से स्टिग्मा हो जाता है कि ये तो उसके पास जा रहा है सेशंस के लिए एंड ऑल। सो ऑल दीज थिंग्स आर रॉन्ग एक्चुअली। खैर चलो हम देखते हैं एंजाइटी से रिलेटेड बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं आपका सारा जो है मैं लिख दे रही हूँ कौन से पेपर से बिलोंग कर रहा है, तो उस चीज को मेरे को मेंशन करने के लिए स्पेसिफिकली आई डोंट थिंक सो इट इज इंपॉर्टेंट। एंजाइटी क्या है, देखिए एंजाइटी मतलब डिफरेंट तरीके की बेसिकली होती है। आपको किसी चीज से कोई घबराहट हो गई, बहुत भयानक अजीब सी घबराहट हो रही है, राइट। सो दैट इज व्हाट, मतलब एकदम सिंपलेस्ट, मतलब सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट मैं फॉर्म में आपको बता रही हूँ कि ये जो एंजाइटी है बेसिकली है क्या। ओके, सो एंजाइटी कैन बिकम परसिस्टेंट एंड डिसेबलिंग इन सम इंडिविजुअल्स। ये कभी कभी जो है किसी के अंदर एकदम परसिस्टेंटली आएगा, बार बार कभी एंजाइटी हो जा रही है,
एकदम से कभी कभी एकदम अचानक से घबराहट हो जा रही, कभी कभार वंस इन अ वाइल इस टाइप की चीजें होना, वी आर ह्यूमन, दैट्स नॉर्मल। बट अगर वही चीज जो है अक्सर अगर हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे दिक्कत है। ओके अगर कोई चीज अक्सर होती है, गलत है, आपको पता है कि ये जो चीज हो रही है ये गलत है, ठीक है, एंड बार बार वैसा हो रहा है, तो यू नीड टू यू नो एक तरीके से उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, फियर इज अ रिस्पॉन्स टू इमीडिएट थ्रेट। जैसे कुछ अचानक सामने कुछ आ जाता है तो आप डर जाते हो, तो कोई इमीडिएट थ्रेट है तब वो फियर है, ठीक है, तब वो डर लग गया कि हाँ अचानक से क्या हुआ कि आप रोड क्रॉस कर रहे हो नॉर्मली, लेकिन कोई जो अचानक से बाइक ऐसे लेकर के चला गया और एकदम से डर गए। ओके, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ फियर। एंजाइटी क्या है? इट इज द एप्रीहेंशन ऑफ फ्यूचर डेंजर और दैट ऑफ द मिसफॉर्च्यून। कोई चीज सोच लिया आपने एंड वो सोच करके आपको एंजाइटी हो रही है, एकदम परेशान हो रहे हैं, टेंशन हो रही है एकदम कि क्या भाई कैसे होगा, क्या है एंड ऑल, तो वो चीज एंजाइटी होती है, ठीक है। तो डर क्या है कि अचानक कोई चीज हुआ और आप डर गए, तो दैट इज फियर, ठीक है। एंजाइटी क्या है कि कुछ फ्यूचर का कुछ सोच करके आप एकदम से घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और उससे डर लग रहा है, कोई मिसफॉर्च्यून होने की बात जो है, जो ना कहते हैं ना ख्याली पुलाव पकाना, वो आसमान में कुछ भी सोच रहे हैं करके, तो वो वाली चीज अगर होती है तो दैट इज द एंजाइटी। Anxiety and fear are adaptive responses from an evolutionary perspective। वैसे बात है adaptive है, evolutionary पहले हल्का 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 टाइप का fear लग रहा है, कभी अचानक से जो anxiety का केस बेसिकली हो गया यहाँ पे। क्लिनिकल जजमेंट इज नेसेसरी, यहाँ पर ऑब्वियस बात है, देखिए आप अपने आप से जो है बेसिकली डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ आपको कुछ सिम्टम्स जरूर हैं, ठीक है, ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसको देख करके आपको लगेगा कि हाँ भाई हमको एंजाइटी है, राइट, लेकिन अब कौन से टाइप की एंजाइटी है तो वो क्लिनिकली ही वो चीज को बताया जा सकता है, राइट। सिम्टम्स क्या है? कॉन्स्टेंट फियर दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, ना कंटिन्यूअसली डर लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है यार, कुछ ना कुछ गलत होने वाला है यार, तो वो वाला चीज हो गया, ठीक है। इसके अलावा डिफिकल्टी स्लीपिंग, सोने में दिक्कत हो रहा है, डिजनेस आ रहा है, इतना ज्यादा आप परेशान हो जा रहे हो कि आपको चक्कर जैसा लग रहा है, एक्सेसिव वरिंग, बहुत ज्यादा आप किसी चीज को लेकर के टेंशन हो रहे हो, बहुत ज्यादा वरी कर रहे हो, इरिटेबिलिटी, इरिटेट हो रहे हो, राइट, रैपिड हार्ट बीट, रेस्टलेसनेस, स्वेटिंग, मसल टेंशन, ये सारी चीजें एंड आई गेस ज्यादातर लोगों को जो है ये सारी चीजें एक्सपीरियंस किए ही होंगे, ऑल दीज थिंग्स, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग, बट द थिंग इज दैट कभी वंस इन अ वाइल होना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अक्सर होना इज एंजाइटी। ओके, सो यहाँ पे क्लिनिकल जजमेंट जो है वो बेसिकली नेसेसरी होता है, जिसमें से ये बेसिकली डिफाइन किया जा सके कि ये नॉर्मल फंक्शनल एंजाइटी है या फिर पैथोलॉजिकल डिसफंक्शनल एंजाइटी है। तो कौन सा एंजाइटी है उस चीज को डिसाइड करने के लिए क्लिनिकली जो है इस चीज को लेकर के जाना जरूरी है, बिकॉज दोज आर द पीपल हु आर ऑथराइज्ड, मतलब उनको दे आर ट्रेन्ड, दे नो एवरीथिंग, सो वो लोग जो है इस चीज को बेसिकली डिसाइड कर सकते हैं। फैक्टर्स जैसे कि सिम्टम ड्यूरेशन, कितने देर के लिए वो सिम्टम्स दिख रहा है, इंटेंसिटी कैसी है, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है या फिर थोड़ी सी हो रही है, उसका कंटेक्स्ट क्या है, एंजाइटी होने के पीछे का रीजन क्या है, इम्पेयरमेंट हेल्प डिफरेंशिएट नॉर्मल फ्रॉम दैट ऑफ द पैथोलॉजिकल एंजाइटी। अब इसमें ये सारी चीजें कि सिम्टम का ड्यूरेशन कितना ज्यादा हो रहा है, कितनी इंटेंसिटी के साथ हो रही है, क्या कंटेक्स्ट की वजह से एंजाइटी आ रहा है, तो ये सारी कुछ चीजें हैं बेसिकली जिसकी वजह से आप डिसाइड कर सकते हो कि नॉर्मल है या फिर पैथोलॉजिकल डिसफंक्शनल एंजाइटी है। ये जो टॉपिक है दिस इज इंपॉर्टेंट आज के डेट में, क्योंकि हमारा सिचुएशन, हम लोग जो हैं आज के डेट में फूड हैबिट्स एंड द वे वी कंडक्ट थिंग्स एंड ऑल, वो सारी चीजें काफी ज्यादा डिफरेंट हो गई हैं। नो वी आर लाइक ना हर चीज को लेकर के एकदम हाइप होकर के बोलना, एकदम एक्साइटमेंट मोड में रहना, वो सारी चीजें करना, तो सॉरी, सो बेसिकली उस टाइप की चीजें करना, हरकतें इस तरीके से हो गई हैं, पेशेंटली चीजें हैंडल करने वाले लोगों को एंजाइटी
शायद ही कभी होने वाली है। एंड बहुत पेशेंस से वही लोग चीज़ें हैंडल कर सकते हैं जो कि योगा करते हो, एंड योगा में भी स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन, ध्यान लगाते हो, क्योंकि दैट इज द वन जिससे कि आप अपना माइंड जो है उसको शांत करके रख सकते हो। तो कामनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। सो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है एंजाइटी डिसऑर्डर्स का? एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो है वो पहले क्लासिफाइड नहीं किए गए थे सेपरेटली फ्रॉम मूड डिसऑर्डर्स। मूड डिसऑर्डर्स, मूड स्विंग होना एंड बहुत सारी चीजें होना, तो उससे एंजाइटी को जो है उसको सेपरेट किया गया 19th सेंचुरी में। वो उतना हमको जानना जरूरी नहीं है, बट स्टिल आई एम लेटिंग यू नो, ठीक है। उसके बाद जो है बेसिकली इसको सेपरेट किया गया, राइट। सो दिस इज Freud differentiated, he is the one who basically differentiated the anxiety symptoms from depression. इन्होंने कहा कि एंजाइटी जो है वो डिफरेंट है और डिप्रेशन जो है वो डिफरेंट चीज है। एंजाइटी डिफरेंट है, डिप्रेशन डिफरेंट है, दोनों एक चीज है नहीं है। ओके, तो ही वॉज द वन हु बेसिकली डिड दिस थिंग। अब यहां पे आता है एंजाइटी न्यूरोसिस। अब बेसिकली ये जो एंजाइटी न्यूरोसिस है, इट वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू एंजाइटी न्यूरोसिस एंड एंजाइटी हिस्टेरिया। अब इसमें जो है ये एंजाइटी हिस्टेरिया क्या है? हिस्टेरिया में क्या है, आप एकदम सडन कोई चीज होना, ठीक है, तो इट इज सडन स्पॉन्टेनियस पैनिक अटैक। एकदम सडनली कोई चीज होना है और पैनिक अटैक आने लगना है, एकदम इतना ज्यादा घबरा जाना है दैट यू आर नॉट केपेबल एनफ टू डू एनीथिंग, यू कांट डू एनीथिंग। पैनिक अटैक आकर कोने में बैठे हुए एकदम कांप रहे हैं, एकदम अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। सो दैट बेसिकली हैपन अकम्पनीड बाय अलॉन्ग विद दिस सडन स्पॉन्टेनियस पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। अब इसके साथ साथ मल्टीपल ऑटोनॉमिक सिम्टम्स, ओवरवेलमिंग फियर, फ्लाइट रिस्पॉन्स एंड पॉलीफोबिक बिहेवियर, ये सारी चीजें बेसिकली हो रही है। आपको क्या है, क्राउड से अचानक से डर लग रहा है, आप एकदम से इतना ज्यादा डर गए हो कि हर चीज, किसी भी चीज को देखकर डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, ये सारी चीजें, और ये सब सडनली हो रहा है। सो दैट इज द एंजाइटी हिस्टेरिया। एंजाइटी न्यूरोसिस क्या है? ये जो है थोड़ा सा माइल्ड फॉर्म है, रिलेटिवली माइल्ड फ्रॉम दैट ऑफ द मेंटल इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम डिस्ट्रेस एंड एजिटेशन। इसमें क्या है कि एक्सट्रीमली कोई भी एक्सट्रीम डिस्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गए हैं, बहुत ज्यादा एजिटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, एंड उसके पीछे का रीजन जो अगर देखें तो कोई खास वैसा रीजन ही नहीं है, मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट सडनली बहुत ज्यादा अजीब सा एकदम फील कर रहे हैं। ओके, तो वो हो गया एंजाइटी न्यूरोसिस। एंजाइटी हिस्टेरिया, सडनली ये चीज हो रहा है, लेकिन ये क्या है, स्पॉन्टेनियस पैनिक अटैक है, सडन चीज हो रही है। न्यूरोसिस में क्या आ रहा है, कोई खास वजह नहीं है, लेकिन यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ एक्सट्रीम डिस्ट्रेस हो जा रहा है, एजिटेशन बहुत ज्यादा है, तो वो एंड बट इट इज रिलेटिवली माइल्ड। मेंटल इलनेस के हिसाब से अगर देखें तो वो माइल्ड फॉर्म है, मेंटल इलनेस बहुत ज्यादा खतरनाक सीन हो गया, तो उसके हिसाब से दिस इज द माइल्ड वन, बट दिस स्टिल इज डेंजरस, क्योंकि ये सारी चीजें लेटर ऑन कैन लीड टू समथिंग रॉन्ग, कुछ जो गलत बेसिकली कोई चीज हो सकती है इसमें, ठीक है। प्रेवलेंस एंड ऑनसेट ऑफ एंजाइटी। अब यहां पर जो है कुछ आपको डेटा मिलेगा जो कि आपके लिए जरूरी है, ठीक है। इंडिया का नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे से ये पता चला कि जो 3.5% है, 3.5% prevalence of neurosis and stress related disorders more common in women। 3.5% जो न्यूरोसिस और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो हैं जिनको, उसमें से ज्यादातर जो है वो विमेन है। इट इज क्वाइट कॉमन इन विमेन, बेसिकली इसमें ये चीज कह रहा है कि दिस इज क्वाइट कॉमन इन विमेन, दिस हैपेंस विद देम। ओके, एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो है इसको जनरली हम जो है इसको मिस कर देते हैं, ठीक है, आर ऑफन मिस्ड और मिस्ड डायग्नोस्ड इन प्राइमरी केयर सेटिंग्स लीडिंग टू अ सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट। अब इसमें क्या है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, अचानक से अजीब सा एकदम बिहेवियर हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि लोग जो है उसको लेकर के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बट दे डोंट नो whom टू सीक हेल्प फ्रॉम, राइट। तो ये बेसिकली आगे जाके और ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर देता है लोगों के लिए भी और उस पर्सन के लिए भी।
अब इसमें जो एंजाइटी की बात आती है, तो ये सारे सिम्टम्स जो है ना बेसिकली बचपन से ही उनमें फीड होने लगते हैं कि हाँ, वहां से जो एक तरीके से उत्पत्ति उनके अंदर होने लगती है। जैसे चाइल्डहुड, अडोलेसेंस और अर्ली अडल्टहुड, ये हाई रिस्क पीरियड है। दीज आर हाई रिस्क पीरियड्स फॉर द ऑनसेट ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी स्टार्ट होने के लिए। बचपना जो होता है, बचपन, चाइल्डहुड का टाइम पीरियड, अडोलेसेंस का टाइम पीरियड एंड अर्ली अडल्टहुड का टाइम पीरियड, ये सारी चीजें, ये सारी ही जो एक स्टेज है किसी भी पर्सन की लाइफ में, वो उसके आगे आने वाली जिंदगी को सेट करता है। क्योंकि अब जैसे चाइल्ड है, एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है अपनी जो जिंदगी, अब उसके लिए सारी दुनिया नहीं है, सब चीज नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, चीजों को सीख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें हो रही हैं उसमें बच्चा। अब उसमें कोई ऐसी चीजें, अब आप मतलब कुछ ऐसे उसके सराउंडिंग में इस तरीके की चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से उसके मेंटली असर पड़ रहा है, उसके दिमाग पे असर पड़ रहा है, उसको एंजाइटी होने लगेगा, राइट। अडोलेसेंस भी वही सीन रहता है। एडोलेसेंस तो बहुत, जैसे कि बचपन किसी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उसका आगे का जीवन तय करता है, उसी हिसाब से एडोलेसेंस भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि टीनेजर्स जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो उनके हार्मोनल चेंजेस, इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, और दे आर लाइक, दुनिया में अगर किसी को कुछ पता है तो वो अपुनेची है, तो वो वाली फीलिंग उनके अंदर रहती है, ठीक है। तो ये वाला जो सिचुएशन, ये वाला जो स्टेज है वो भी खतरनाक रहता है। इसके अलावा अर्ली अडल्टहुड, अचानक से जो है अब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में भी जो है अडल्टहुड में भी एंजाइटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, राइट। अब इसके अलावा जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फोबियाज हैव वेरिंग एज ऑफ ऑनसेट। फोबिया मतलब किसी चीज का डर, राइट। तो अब इसमें फियर क्या है, डर ही रहता है। एंजाइटी क्या है, वो डिफरेंट लेवल चला जाता है। एंजाइटी किसी चीज का डर है, लेकिन वो चीज अभी सामने नहीं है, लेकिन वो डर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फोबिया का जो होने का जो है, वो उसका भी ऑनसेट होने के जो एज है वो भी वेरी करते हैं, राइट। सिंपल फोबियाज इन चाइल्डहुड, जो सिंपल फोबिया है वो बचपन में होता है। लोग डराते हैं ना बच्चे को, वहां पे मत जाओ, भूत है, ओके। तो बच्चे तो पहले पता ही नहीं रहता ये भूत होता क्या है, राइट, लेकिन हम उसको डरा देते, ये ओ सारी चीजें करके डरा देते, तो उसके अंदर वो डर बैठ जाता है। कुछ बच्चे जो हैंडल कर लेते हैं आराम से, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हो तो उनके अंदर बहुत खतरनाक डर बैठ जाता है, राइट। तो ये बचपन वाला सीन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को किसी चीज से डराना नहीं चाहिए, है ना। अंधेरा है, मत जाओ, डर लग जाएगा, ये वो चीज है नॉल, वो चीज जो उसके सामने नहीं है वो दिखा करके उसको डराना, राइट। तो वो एक गलत बात है, एंड जनरली इन इंडिया वी डू लाइक दिस इज रॉन्ग। सोशल फोबिया इन अडोलेसेंस, लोगों के बीच में रहना। अडोलेसेंस में जो है सोशल फोबिया, क्योंकि जजमेंट्स बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो उस एज में वो चीज को फेस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उन लोगों के लिए। एगोराफोबिया इन अर्ली अडल्टहुड, अब इसमें क्या है, लोगों का फियर, जो एकदम क्राउडेड जगह है वहां पर जो है थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना, कॉन्शियस होते होते बहुत सारी चीजें सोच लेना एंड ऑल, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये वो सोचते सोचते ना, तो वो भी एक एंजाइटी का फॉर्म ले लेती है। तो कौन से स्टेज में कौन सा फोबिया है, वो भी एंजाइटी को लीड करता है। It also leads to the anxiety. So this is something which happens with the people and we need to take care of it. Clinical features of anxiety disorders. Clinical features क्या है, generalized anxiety disorder, ठीक है। दूसरा है social anxiety disorder, panic disorder, separation anxiety disorder, specific simple phobia. ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एक बार आप बस इसको देख लीजिए, ठीक है। इतना ज्यादा जो है आपको अपने पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर द लाइफ, फॉर योर फ्रेंड, फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर योर पार्टनर्स, एनीवन, यू माइट नीड दिस थिंग, और फॉर एनीवन एल्स हुम यू डोंट नो, बट आपको देख करके लगे कि इसको एंजाइटी है, ओके, तो वहां पे यू कैन हेल्प देम। सो दिस इज फॉर एवरीवन। सो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, एक्सेसिव वरिंग, एक्सेसिवली किसी चीज को लेकर के वरी कर रहे हैं आप, 6 मंथ से ज्यादा हो गया, और कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टांस में नहीं, मतलब बस किसी चीज को सोच करके बहुत ज्यादा एक्सेसिवली आप परेशान हैं, बहुत ज्यादा, तो वो वाला केस जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में आ गया। पैनिक डिसऑर्डर,
recurrent unexpected surges of severe anxiety accompanied by physical symptoms and fear of death or losing control. ये सारे सिचुएशन, अनएक्सपेक्टेडली कोई भी चीज को सोच करके एंजाइटी आ रही है, राइट, फिजिकल सिम्टम्स उसके साथ साथ आ रहे हैं, डेथ का डर लग रहा है, किसी चीज के ऊपर जो कंट्रोल है उस चीज को खोने का डर जो है वो लग रहा है, एंड ये रेकरेंट है, बार बार आ रही है, तो वो कौन सा हो गया, पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक हो जा रहे हैं आप, ठीक है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर तो नाम से ही पता चल जा रहा है, क्यों, क्योंकि बाहर के लोग जो है आपको जज कर रहे हैं, तो उस चीज में डर लग रहा है आपको। इसमें क्या है, इंटेंस फियर ऑफ नेगेटिव इवैल्यूएशन इन सोशल सिचुएशंस। होता है हर किसी के साथ होता है कि आप बेसिकली बताना कुछ और चाह रहे होते हो, आप करना कुछ और चाह रहे होते हो, और सामने वाले लोग कुछ और ही सोच लेते हैं ना, गलत सोच लेते हैं, और वो चीज अगर किसी के साथ बार बार होती है तो दिस इज ऑब्वियस कि उस पर्सन को जो है ना डर रहेगा लोगों से, ठीक है। लेकिन वो उस चीज को नहीं अपने अंदर लाने, किसी भी चीज को इतना ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि आप जो है, आपको किस तरह कोई दिक्कत शुरू हो जाए, एंजाइटी हो जाए, या फिर आप डिप्रेशन में चले जाए, किस तरह का वैसा कुछ नेगेटिव चीज, तो उन सारी चीजों को अपने माइंड के ऊपर, अपने ऊपर इम्पैक्ट होने ही नहीं देना है। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली क्या है, सोशल इवैल्यूएशन जो होता है, लोग जो आप बाहर कौन लोग पता ही नहीं, कौन बाहर के लोग हैं जो आपको ना जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना आपको पर्सनली जानते ही नहीं है भैया, ठीक है। तो वो लोग आपको जजमेंट देके चले जाते हैं, अरे ये तो ऐसा ही करके हंस दिया, तो आपने उसको दिल पे ले लिया, तो फिर ये सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाती है, बार बार अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, नाम से ही पता चल रहा है, एक्सेसिव डिस्ट्रेस एंड वरी अबाउट सेपरेशन फ्रॉम अटैचमेंट फिगर्स। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर किसके साथ हो गया, सपोज कि आप जो है किसी को बहुत पसंद करते हैं, ओके, सेपरेशन हुई नहीं है, बट वो सोच करके आपको एंजाइटी हो रहा है कि अरे यार ये चली गई तो क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा तो क्या हो जाएगा करके, तो वो चीज को इतना ज्यादा लेकर के सोचना ना सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में आ जाता है, क्योंकि आप घबरा रहे हो, जो चीज हुई नहीं है उस चीज को लेकर के यू आर वेरी मच परेशान, बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो, वो वहां पे एंजाइटी अटैक्स जो है वो आने लगते हैं, किसी से सेपरेट होने का डर है। वो कोई जरूरी नहीं है कि वही जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही टाइप हो गए, वो पेरेंट्स के साथ भी सेपरेशन का एक डर हो सकता है, भाई बहन के साथ भी सेपरेशन को लेकर के हो सकता है, किसी के साथ भी सेपरेशन को लेकर के ये चीज हो सकती है। ओके, स्पेसिफिक सिंपल फोबिया, फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स और सिचुएशंस। कुछ लोग होते हैं स्पेसिफिकली किसी चीज को लेकर के बहुत एंजाइटी होती है, बहुत एंजाइटी। अब जैसे कि मेरे एक नोन में है, उनको सांप से बहुत डर लगता है, इतना ज्यादा डर लगता है कि आप मतलब जो टॉय होता है स्नेक, वही सिर्फ दिखा दोगे तो शी विल बी लाइक, मतलब अब और दूसरे ही पल कुछ हो जाएगा करके, बस आपने दिखाया एंड समथिंग विल हैपन टू दैट पर्सन, ऐसा। तो दैट इज द एंजाइटी, सिंपल फोबिया है किसी चीज से, किसी स्पेसिफिक चीज से जो है फोबिया, इतना डर लग रहा है किसी चीज को लेकर क्योंकि आपने उसको कोई भी फॉर्म भी दिखा दिया तो उस पर्सन की एकदम जान निकल जानी है, परेशान हो जाना है उसने। सो दैट इज दिस काइंड ऑफ फोबिया, राइट, स्पेसिफिक फोबिया। अब ट्रीटमेंट इस चीज में क्या क्या जो है वो बेसिकली हो सकते हैं। मैं तो सबसे पहले यही चाहूंगी कि ऑब्वियस सी बात है कि सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, सपोर्ट होना, फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी है आपके क्लोज वन, उनका सपोर्ट होना इस चीज में बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वन। अदर वन इज दैट द मेडिकेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर लगता है कि इसका एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रहा है तो प्लीज सीक दिस थिंग। एंटी डिप्रेसेंट्स कैन बी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग एंजाइटी डिसऑर्डर्स। एंजाइटी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, ये मेडिसिन जो है बेसिकली उनको दिए जा सकते हैं, बट इस चीज को आप अपने से मत ले लीजिएगा। इंडिया में यही बेसिकली दिक्कत रहती है कि फार्मेसी वाले जो है आप जाकर के दवाई मांग लेते हैं, वो दे देते हैं, तो वैसा नहीं करना है, ओके। उसके लिए प्रॉपरली जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसके बाद जाकर के जो प्रिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा अकॉर्डिंगली यू आर सपोज टू टेक। व्हाट इफ उन्होंने जो है कोई मेडिसिन दिया ही नहीं आपको, कोई प्रिस्क्राइब ही नहीं किया, तो दैट्स गुड ना, है ना। तो इसलिए अपने से मत करना।
साइकोथेरेपी इफ इट इज नीडेड देन गो फॉर दैट, सो थेरेपीज के लिए जाइए। सो इस टाइप की जो काउंसलिंग होती है ये बेसिकली इंडिविजुअल्स को हेल्प करती है इन ऑर्डर टू एड्रेस द इमोशनल रिस्पॉन्स टू देयर एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ओके, एंड डेवलप कोपिंग स्ट्रैटेजीज की अगर जो है कोई एंग्जाइटी आती है तो इमोशनली उस चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, एंड आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज देंगे कि अगर आपको एंग्जाइटी होती है तो ये करो, तो वो करो, तो ऐसा करो, तो वैसा करो, सो दे विल बी हेल्पिंग यू आउट, दे आर ट्रेन्ड फॉर दैट, राइट। सो और ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो होती है ये एक स्पेसिफिक टाइप की थेरेपी होती है, इट इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी दैट फोकसेस ऑन चेंजिंग थॉट पैटर्न्स एंड बिहेवियर्स दैट ट्रिगर एंग्जाइटी और दैट ऑफ द पैनिक अटैक्स। ये इस टाइप की ये जो कॉग्निटिव थेरेपी है, बिहेवियरल थेरेपी, ये बेसिकली आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए है कि सपोज कि आपको आपका सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर है जिसकी वजह से एंग्जाइटी होता है, तो उसको चेंज कर दो। और उसको कैसे चेंज करना है, दे विल बी टेलिंग यू। स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी एंग्जाइटी हो रहा है, लर्निंग टू मैनेज स्ट्रेस एंड ऑर्गेनाइजिंग टास्क, काम नहीं हुआ कर करके एंग्जाइटी होने लगता है, ऐसा लेडीज में अक्सर जो है वो बेसिकली देखने के लिए मिलता है। दे विल बी लाइक ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, और काम हो नहीं पा रहा है किसी ना किसी रीजन की वजह से, या फिर काम चल रहा है, प्रॉपर हो रहा है, उसके बाद भी एंग्जाइटी हो रही है कि नहीं हो पाएगा टाइम से, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो टाइप की चीज। तो इस टाइप में क्या है कि प्रॉपरली मैनेज करो कि ठीक है, फर्स्ट आई विल बी डूइंग दिस, देन आई विल बी डूइंग दिस, देन दैट एंड नाउ, बस इस तरीके से जो है मैनेजमेंट करना। कहना, आई नो जिन लोगों को इस टाइप की एंग्जाइटी होती है, मैं मानती हूँ कि हाँ कहना आसान होता है, लेकिन बट स्टिल यू कैन ट्राई, राइट। वो स्टॉप हो जाने से अच्छा है कि ट्राई करो एटलीस्ट। रिलैक्सेशन टेक्निक्स में आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगास यू कैन बेसिकली डू, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट, दिस इज फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जो जिससे कि आपकी जिंदगी एकदम बदल कर रह जाएगी। सीरियसली मानिए मेरी बात, किसी भी हैबिट को होने में 21 डेज लगते हैं, एंड उसके बाद जो है वो आपका जो एक दिनचर्या का पार्ट बेसिकली हो जाता है। यू डोंट हैव टू स्पेसिफिकली टेक आउट टाइम टू डू दैट, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए 21 दिन करके देखो मेडिटेशन, ध्यान लगाओ, सिर्फ आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट करते करते 10 मिनट, 15 मिनट, इस तरीके से करो, बट डू गिव इट अ ट्राई। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, इसमें क्या होता है, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग में जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, बेसिकली जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं उसको पॉजिटिव थॉट्स से जो है रिप्लेस कर दो। नेगेटिव लोग जो भी है ना आपकी जिंदगी में, परे करो, उसको हटो परे, ठीक है। एंड जो पॉजिटिव टाइप के लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, उनको अपने साथ रखो, उन लोगों के साथ घुलो मिलो, अच्छे से रहो करके, ठीक है। विजुअलाइजिंग सक्सेसफुली फेसिंग फियर्स कैन बी हेल्पफुल दी इन ऑर्डर टू मैनेज दी एंग्जाइटी, क्योंकि आप सोच रहे हैं, एंग्जाइटी कैसे हो रही है कि आप किसी चीज को सोच करके ही मतलब पैनिक हो जा रहे हो, परेशान हो जा रहे हो, तो जो सोच रहे उसी सोच को ही बदल दो। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बट जहां चाह है वहां राह है, सिंपल, राइट। And apart from that, exercise is also the one from which you can basically help yourself. Apart from that, all these things, exercise करो, हेल्दी फूड खाओ, ये जो कैफीन, निकोटीन, अल्कोहल, ये सारी चीज़ों से बचो, स्टे हाइड्रेटेड, गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप, चेक ऑल द मेडिकेशंस वट एवर द डॉक्टर हैज़ असाइंड यू, कि आप जो प्रिस्क्राइब्ड यू टू हैव, सो हैव ऑल दोज थिंग्स। सो ये तो वैसे भी बेसिकली आपको अपनी डेली रूटीन में भी एक तरीके से करते रहना चाहिए, ओके चलो, right now let's move on to the next topic, that is Supreme Court refuses urgent hearing on plea seeking army protection for cookies. so जो है उसने सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया इस चीज को हियर करने के लिए। इसमें एक टर्म इन्होंने दिए, देखिए इसमें तो एक बेसिकली कुकी कौन है, कुकीज हु आर दे, ये जानना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें दिया हुआ था वेकेशन बेंच ऑफ जस्टिसेस, ओके। तो ये वेकेशन बेंच बेसिकली क्या होता है नाम, तो ये वेकेशन बेंच क्या, छुट्टियों वाला बेंच, हाँ वेकेशन बेंच क्या है,
तो ये वेकेशन बेंच जो है ये एक स्पेशल बेंच है, ठीक है, ये एक स्पेशल बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सीजेआई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इसको बनाते हैं वेकेशन बेंच को, और ये स्पेशल बेंच होती है। इसमें क्या होता है, लिटिगेंट्स जो हैं, जो भी लिटिगेशंस फाइल कर रहे हैं बेसिकली, वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं इफ द कोर्ट डिसाइड्स दैट द प्ली इज ऑफ एन अर्जेंट मैटर। जो भी प्ली ये फाइल कर रहे हैं तो वो जो है वो बहुत अर्जेंटली उसके ऊपर हमको कोई डिसीजन लेने की जरूरत है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करेंगे, ये जो वेकेशन बेंच है इस टाइप की केसेस को सुनती है, एंड दैट टू ऑन द मेरिट बेसिस। सपोज कि ऑलरेडी 10 जो है वो लाइन अप है, ठीक है, हियरिंग के लिए, राइट, बट व्हाट इफ कोई ऐसा केस आ जाता है, कुछ ऐसी प्ली आ जाती है जो उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरिट बेस पे यहाँ पर काम होगा, ठीक है, यहाँ पे कैसे काम हो जाएगा, मेरिट बेस पे हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज द वेकेशन बेंच। अब यहाँ पर हम जानेंगे कुकीज के बारे में। ओके, कुकी ट्राइब, अगेन नेम किसने दिया, ब्रिटिशर्स ने दिया, ठीक है, खुद से नेम नहीं दिया। यहाँ पे भी रिलीजन का वही सीन है, क्रिश्चियनिटी, राइट, क्रिश्चियनिटी है। दे वर ओरिजिनली एनिमिस्ट, ट्राइबल्स जो भी हैं वो नेचर है, आसमान, पानी, हवा, यही सारी चीजों को पूजने वाले थे, लेकिन ऑब्वियसली क्रिश्चियन मिशनरीज तो क्रिश्चियंस हैं, ये अभी मेजॉरिटी जो है वो क्रिश्चियंस है। सो नेम जो है अगेन दैट वाज गिवन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, एंड जो ये जो क्या कहते हैं रिलीजन है दैट वाज आल्सो गिवन बाय देम ओनली। कुकीज जो है इसमें मल्टीपल ट्राइब्स होती हैं, एंड ये हिस्टोरिकली इनहैबिटेड वेरियस रीजन्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। हिस्टोरिकली जो है, अगर हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जो है बहुत सारी जगहों पे ये रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे कि मणिपुर, मिजोरम, असम, ये सभी एरियाज में रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बर्मा ऑल्सो, बर्मा बोले तो म्यांमार, वहां पर भी ये रहे हैं। सिलहेट डिस्ट्रिक्ट एंड चिटगोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ दैट ऑफ द बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश में भी जो है ये रहे, मतलब हिस्टोरिकली इनका प्रेजेंस जो है वो पाया गया है। मणिपुर के अंदर ही ये जो कुकी ट्राइब्स हैं ये प्रीडोमिनेंटली कहाँ पर रहती हैं, ज्यादातर हिली एरिया में रहती हैं, एंड करेंटली कॉन्स्टिट्यूट 30% ऑफ द स्टेट्स टोटल पॉपुलेशन। सो 100 में से 30 लोग जो है वो कुकी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, राइट। ये जो है इनकी संख्या यहाँ पे कहाँ की बता रही है, बेसिकली मणिपुर की बता रही है, ठीक है, कि मणिपुर में ऐसा सिचुएशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेडिशनली द कुकी पीपल रिसाइडेड इन स्मॉल सेटलमेंट्स विद इन द जंगल्स ओनली। जंगल्स में ही वो छोटे छोटे सेटलमेंट में जो है ये रहा करते थे, एंड हर जो छोटा ग्रुप होता था उनका अपना खुद का एक चीफ होता था, ठीक है, एक ग्रुप है उनका अपना चीफ है, एक ग्रुप है उनका अपना चीफ है, राइट, इस तरीके से थे। जो चीफ जो भी चीफ होगा उसका, उस पर्टिकुलर विलेज का, उस पर्टिकुलर सेटलमेंट का, तो उसका जो सबसे छोटा बेटा है, यंगेस्ट सन, जो भी सपोज कि 3 बेटे हैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो जो उसका सबसे छोटा बेटा होगा वो अपने फादर की जो भी पोजेशंस होगी, जो भी चीजें उसके फादर की होंगी वो इनहेरिट करेगा, ठीक है। तो जो भी जायदाद पापा की है वो सबसे छोटे वाले बेटे को मिलेगी। अब बाकी 2 का क्या, जो बाकी जो बड़े बेटे हैं, सबसे छोटे को हटा दिया, उसको मिल गया, सारी जायदाद मिल गई, तो बाकी जो 2 है उसका क्या, तो उसको क्या करेंगे, उनको वाइफ दी जाएंगी, उसी विलेज से जो है उनसे उनकी शादी करा दी जाएगी, उन्हीं विलेज में से लड़की से जो है किसी लड़की से शादी करा जाएगी, और उसके बाद उनको भेज दिया जाएगा इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश देयर ओन विलेज, कि तुम जाओ, अब तुम जा करके खुद की अपनी जो है शहर बसाओ, विलेज जो है अपना गांव बसाओ, ओके, तो गांव बसाओ। तो क्या हो गया, इसमें इनहेरिट कौन कर रहा है, सबसे छोटा बच्चा, सबसे छोटा बेटा, ठीक है। बाकी अगर कोई बड़े जो भी 2, 3, 4 जो भी बड़े बेटे होंगे उनकी शादी करा के उनको भेज दिया जाएगा, जा करके अब आप जो है अपना विलेज सेटल करिए, ठीक है। इसमें ये जो कुकी कम्युनिटी होती है इनकी लाइफस्टाइल क्या है, leads a secluded lifestyle in the bamboo forests, utilizing bamboo as a primary resource for construction and handicrafts. कुकीज जो है कंस्ट्रक्शन और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बेसिकली क्या यूज करते हैं, बैम्बू,
राइट ये यूज करते हैं, बांस का इस्तेमाल करते हैं, इसमें प्राइमरी रिसोर्स इनका ये रहता है। एंड स्पेसिफिकली इनका जो झूम कल्चर, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, वो बेसिकली झूम कल्चर को ये फॉलो करते हैं। झूम कल्चर क्या है, मैंने ऑलरेडी पहले की क्लास में इस चीज को आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। नाउ दे एंगेज इन एनिमल हंटिंग ऑल्सो, वाइल्ड एनिमल की हंट करने में भी दे आर they do this thing. Apart from that, they rear dogs, pigs, buffalo and goats, and that of the poultry as well. They do all these things. ठीक है, so this was about the cookies. Now the next question is about that economy topic से अपना है UPI payment से related. So UPI payments relief for users, a headache for that of the banks. obvious सी बात है, obvious सी बात है। तो ये UPI payment का क्या सीन चल रहा है भाई, वो देख लेते हैं हम लोग एक बार। इसमें क्या बोल रहा है बेसिकली कि जो यूपीआई पेमेंट्स है हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बैंक्स के लिए बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है। वो कैसे क्या है, यू विल गेट टू नो। देखिए यूपीआई ट्रांजैक्शंस की जहां तक बात आ रही है तो हर एक बैंक ने डिफरेंट ट्रांजैक्शन की एक लिमिट जो है वो बेसिकली सेट करके रखी है। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, इन्होंने अपनी लिमिट सेट कर रखी है 10 से 20 ट्रांजैक्शंस। 24 घंटे में जो है आप कितना कर सकते हो, 10 से 20 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हो। डिफरेंट बैंक्स हैं, डिफरेंट इनके ट्रांजैक्शंस की इन्होंने लिमिट सेट कर रखी है। ठीक है, यहां पर क्या है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज एनसीपीआई, इन्होंने डेली ट्रांजैक्शंस जो है वो 20 को सेट करके रखी हुई है एंड अमाउंट 1 लाख रुपीज। ये 2021 का डेटा है। ठीक है, तो 20 उन्होंने सेट कर रखी थी कि 20 बार आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो एंड अप टू 1 लाख कर सकते हो। तो 2021 में इन्होंने इस चीज को जो है बेसिकली सेट कर दिया था। और हर एक बैंक का बेसिकली यहाँ पर क्या है, डिफरेंट ट्रांजैक्शन सेट्स है। ये जो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं बेसिकली ये ट्रांजैक्शंस बता रहा है इन मिलियंस, मिलियंस में बेसिकली ट्रांजैक्शन बता रहा है कि पहले कितने, पहले तो था ही नहीं, खैर छोड़ो। तो इस टाइम पीरियड से जो है ये ट्रांजैक्शंस कितने ज्यादा जो है ये इंक्रीज हो गए, राइट। ट्रांजैक्शंस जो है ये कितनी ज्यादा इंक्रीज हो गई, 9415 मिलियन मई में हुआ है, ये मई 2023 की है ये। ठीक है, अब सर्च इन यूपीआई पेमेंट्स। ठीक है, यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो है मानते हैं कि बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही है, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं एंड स्पेशली जब ये डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, उसके बाद जब ये यूपीआई पेमेंट्स का सिस्टम आया, बैंक भीम आया, फोन पे आया, ये जो पेटीएम था ऑलरेडी, तो ये बहुत सारी चीजें होकर के सामने आई करके, तो इसकी वजह से जो है इसमें काफी बूम आया। लेटर ऑन पीपल गॉट टू नो यार हर जगह कैश लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। एंड स्पेशली जब ये कोविड टाइम में क्या हुआ कि हर किसी ने जो है वो अपना QR कोड लेकर के लगा दिए। आपने अपनी जो वेट को भी वो चेक करना है तो उन लोगों ने भी लगा के रखा है, 5 रुपए दो, जो भी 5 रुपए 10 रुपए वो लोग करते हैं, तो वो भी आप यूपीआई कर सकते हो। सच ए सिंपल, एट सच ए सिंपल लेवल, शू पॉलिश करना है, वो सारी चीजें करनी है तो वहां पर भी यूपीआई है, राइट। तो इतना ज्यादा इजी हो गया है कि इट हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी एवरीवेयर इन इंडिया, you can find everywhere, it's really very amazing है गोलगप्पे वाले and everyone is using this thing। ठीक है, तो ये जो ट्रांजैक्शन 2018 में थी 190 मिलियन था जो वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन हो रही थी, उसके बाद मई 2023 में 9415 मिलियन हो गए, जो कि 4855% वुप्पी एकदम इंक्रीज हुआ है, इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है। हाँ, ये चीज एक जो है इसमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर यू कैन सी दैट बेसिकली ये जो कलर है दिस इज ऑफ दैट ऑफ द यूपीआई पेमेंट्स। ठीक है, ये जो है डार्क कलर आपको दिख रहा है ना, दैट इज ऑफ द यूपीआई पेमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। शेयर ऑफ यूपीआई इन रिटेल पेमेंट्स, अब यहाँ पे क्या है, it demonstrates this particular chart increasing dominance of UPI in retail payments with its share rising from 5.9% to that of 73%।
2017-18 में कितना था, 5.9% ट्रांजेक्शन यूपीआई के थ्रू होती थी, लेकिन अब ये बढ़कर के 73% हो गए हैं। एंड काफी ज्यादा डिक्लाइन देखा गया है पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड्स और एनी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, इनसे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो काफी ज्यादा कम हो गई हैं। अब यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन की अगर बात करें, जो वॉल्यूम है वर्सेस दैट ऑफ द वैल्यू, बेसिकली एक्चुअली होता गया है इसमें कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो बहुत ज्यादा रहे हैं, लेकिन द प्रॉब्लम ओवर हियर इज दैट वेरी स्मॉल अमाउंट के जो हैं वो ट्रांजैक्शंस बेसिकली हो रहे हैं, है ना, 30 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, ना ह्यूज ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं बेसिकली। वाइल देयर वाज अ सर्च इन यूपीआई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, द वैल्यू पर ट्रांजैक्शन डिक्रीज्ड ओवर दैट ऑफ द टाइम, वैल्यू जो है वो बेसिकली डिक्रीज हो रही है। ये यहाँ पर बता रहा है कि लगभग ऑन एवरेज 1581 रुपीज जो है वो एक पर ट्रांजैक्शन ट्रांसफर हो रहा है ऑन एन एवरेज। तो उस हिसाब से देखिए तो जो वैल्यू है दैट इज वेरी लेस, बहुत ही कम है। वॉल्यूम में भले ही बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेकिन पैसे जो है वो बहुत ही कम ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब कम जो है लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब जैसे कि आपका ट्रांजैक्शन 10 पे सेट किया हुआ है, आप 20, 30, 40, 50, 100, 1000, 1500, 2000 रुपए करके ही एक तरीके से ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कुछ वैसा एकदम ह्यूज टाइप नहीं कर रहे हो। ओके, यूपीआई ट्रेंड्स इन यूपीआई यूसेज, कंज्यूमर्स अब क्या कर रहे हैं, यूपीआई को यूज कर रहे हैं बेसिकली फॉर स्मॉलर ट्रांजैक्शंस। ओके, इट मीन्स दैट कि वो छोटा मोटा छुट्टा पुट्टा जो है खर्चा किस लिए करना, इससे अच्छा है कि यूपीआई यूज करो। कितने आप लोग में से कितने लोग होंगे दे विल बी लाइक यार कैश कौन कैरी करेगा, मोबाइल है ना तो पे कर देंगे करके, इट जस्ट दैट। ओके, पेटीएम का भी अभी आप ऐड देखते होंगे कि चेंज नहीं है, कैसे होगा पेमेंट करके, छुट्टी का सीन हो जाएगा कि वो अब वहाँ पे कैसे हैंडल करेंगे, तो पेटीएम करो राइट तो वो वाली चीज हो गई। तो बैंक्स आर फेसिंग चैलेंजेस इन अपग्रेडिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पर क्या होता है कि छोटे छोटे ट्रांजैक्शन हमारे लिए तो ईजी हो जा रहे हैं, लेकिन बैंक वालों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो गया है, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन का उनको जो है पूरा डिटेलिंग सारी चीजें उनको रखनी पड़ रही है। ट्रांजैक्शंस बहुत सारी हो रही है, ऐसा तो नहीं कि इक्के दुक्के 4 लोग 5 लोग जो है वही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पूरी इंडिया में कितना सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो बहुत ह्यूज ट्रांजैक्शन एक तरीके से चल रही है, राइट। तो यहाँ पर उनको अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने का जो टेंशन है वो बेसिकली यहाँ पर हो गई है, बिकॉज इन ऑर्डर टू हैंडल द सर्च इन द यूपीआई ट्रांजैक्शन, ये जो इतना ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रही है उस चीज को हैंडल करने के लिए इनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो और भी ज्यादा बेटर करने की जरूरत है। कभी कभार आप देखते होंगे कि बैंक इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, बैंक की तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है करके, तो वो वाला सीन हो जाता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर नहीं होने की वजह से, ठीक है। स्मॉलर बैंक्स जो हैं वो और भी ज्यादा लोअर यूपीआई ट्रांजैक्शंस को बेसिकली अलाउ करते हैं बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस इन दैट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि भाई पैसे की बात है, अपने इकोनॉमी ऐसा थोड़ी है कि 10-20 रुपए हर किसी, जस्ट इमेजिन 10-20 रुपए, ये 100 करोड़ जो लोग हैं इनका अगर बेसिकली हम लोग क्या करें, मिसप्लेस हो जाएगा, कितना सारा अमाउंट गायब हो जाएगा, कहाँ जाएगा वो पैसा, क्या हुआ उसको कुछ पता नहीं। तो 1 रुपए भी बेसिकली बहुत मैटर करता है यहाँ पे, राइट। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपना जो है वो सही करना बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे डोमिनेंट प्लेयर्स कौन है यूपीआई ट्रांजैक्शन की जब बात आती है, तो फोन पे और जी पे, दैट इज द गूगल पे। यहाँ पर क्या है कि फोन पे से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट एनी अदर जो भी आपके दूसरे जो ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, सबसे ज्यादा फोन पे से ट्रांजैक्शंस हो रही है, गूगल पे और पेटीएम से कम हो रही है, पेटीएम से तो बहुत ज्यादा ही कम हो रही है। बैंक्स में अगर देखें तो वॉल्यूम में एसबीआई से ज्यादा हो रही है, उसके बाद फिर आता है एचडीएफसी और जो दूसरे बैंक्स होते हैं वो लेटर ऑन आते हैं, राइट। सो ये जो है बेसिकली यहाँ पर सिचुएशन डोमिनेंट प्लेयर्स की जब बात होती है वो आ रहा है, राइट। नेक्स्ट अपना टॉपिक है इंडिया फर्स्ट mRNA वैक्सीन अगेंस्ट ओमिक्रॉन अप्रूव्ड। तो इंडिया की जो मेडिसिन की ये हालत हो रही है, WHO ने भी जो है बेसिकली इस चीज को, इस कंसर्न को रेस कर दिया है, उसके बीच में अब जो है एक नया ड्रग जो है उसको बेसिकली एक नया वैक्सीन जो है उसको अप्रूव कर दिया गया है। सो जेमकोवैक OM, ये जो है
इंडिया का पहला इंडिजीनियस mRNA वैक्सीन है जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है कोरोना वायरस का, उसके लिए इस वैक्सीनेशन को डेवलप किया गया। ओके, अप्रूवल कौन देता है इसको? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI जो है, DCGI जो है वो बेसिकली इसको अप्रूवल देता है। ये दिस ग्रांटेड this particular agency, you can say that, is responsible to do that, and they have granted emergency use approval for this particular one. ओके, इस वैक्सीन का यूज करने के लिए इन्होंने जो है इमरजेंसी अप्रूवल बेसिकली दे दिया है। ओके, सो दिस हैज बीन डन। इसमें एज सच जो है उतना ज़्यादा कुछ जानना के लिए है नहीं। इसकी जो स्टोरेज की बात आती है तो इसको ऑर्डिनरी रेफ्रिजरेटर्स में आप इसको 2 to 8 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत आप इसको रख सकते हो। ओके, इसकी स्टोरेज की बेसिकली बात है। एंड इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड इनटू द स्किन में इसको लगाना है यूजिंग निडल फ्री फार्माजेट सिस्टम। ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वैक्सीन, राइट। चलिए, सो ये हमारा जो है ये हो गया। एक और अपना बाकी है, दैट इज ऑफ द योगा। ठीक है, ये हम एक बार कर लेते हैं, योगा वाला लास्ट हमारा टॉपिक है। ठीक है, योगा यहाँ पे ट्राइफेड जो है वो बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्राइबल्स के लिए, राइट। सो ट्राइबल्स का कोई भी चीज जो है वो प्रमोट करना इन ऑर्डर फॉर द इन द मार्केटिंग फील्ड एंड ऑल, तो ये ट्राइफेड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ट्राइबल्स की जहाँ पे बात आती है वहां पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दे हैव पार्टनर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ ये पार्टनरशिप कर लिए हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट द स्किल्स ऑफ ट्राइबल आर्टिसंस ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। वाई? ट्राइबल मैट आर्ट woven into the yoga day this time. So जो बेसिकली ट्राइबल मैट उन्होंने जो मैट बनाए हैं उसको जो है प्रमोट करने के लिए ये डे को इन्होंने चूज किया, विच इज रियली वेरी गुड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, दैट्स रियली वेरी गुड। सो ट्राइफेड जो है वो 34,000 योगा मैट्स को जो एक्सक्लूसिवली प्रोक्योर करेगा ट्राइबल आर्टिसन से लेकर के, एंड उसको पूरी इंडिया में सेल करेंगे। मतलब अलग अलग जो भी जगह पे जहाँ पे भी सेल करने का है वहाँ दे विल बी गिविंग फॉर द सेलिंग पर्पस। दीज मैट्स विल फीचर डिस्टिंक्ट डिजाइंस एंड मोटिव्स रिप्रेजेंटिंग द डाइवर्स ट्राइबल कम्युनिटीज। कल्चरल हेरिटेज, हर एक जो भी योगा मैट होगी दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग कल्चरल हेरिटेज ऑफ द इंडियाज ट्राइब्स। इंडिया की ट्राइब का जो है कल्चरल हेरिटेज बेसिकली वो ये शो करेंगे, शो केसिंग देयर स्टोरीज, फोकलोर एंड आर्टिस्टिक लेगेसी ऑन दैट पर्टिकुलर मैट। So this is really very good way, basically this is really very good, and this will be helping them economically। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एक तरीके से इन लोगों की होगी। सो दैट इज द एम, दैट इज वेरी ऑब्वियस कि ये एम रहेगा। थीम क्या है इंटरनेशनल योगा डे का? ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। सो दिस इज इट। चलिए, सो दिस इज इट फॉर आवर एनालिसिस। हमारे एनालिसिस जो है यहाँ पे फिनिश हो गया। सॉरी फॉर द डिले, थोड़ा ज़्यादा हो गया बट इट्स ओके। सो वो कहते हैं ना, इट्स बेटर टू बी लेट देन लेट, वो वाला लेट। चलिए, सो विद दिस थिंग आई एम एंडिंग माई सेशन। आई होप यू पीपल लाइक इट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।